नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और कनेक्टिव जो आपके सिलेबस का पार्ट है, कंजंक्शन भी जिसे हम कहते हैं, उसकी अंतिम क्लास में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो है छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर बोथ एंड, बिटवीन एंड, इस तरह के कुछ कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कुछ कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है इसी तरह से कुछ और कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हमने एज डैश 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 एज या फिर सो डैश 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 एज, इनके बारे में भी हमारी बात हुई है। अब आगे की तरफ बढ़े तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट एक पेयर आता है एल्स और बट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला वी वॉन्ट नथिंग एल्स देन अ गुड लाइफ। सो यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एल्स आ जाता है तो एल्स के बाद में कभी भी कोई और कंजंक्शन नहीं आ सकता, वो हमेशा क्या आएगा? बट आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो चाहे वो खाली जगह में दे, चाहे आपको एरर में दे, एल्स आ गया तो एल्स के बाद में एंड और नॉर या फिर आप कह सकते हैं देन नहीं आ सकता। क्या आएगा हमारे पास? बट ही आएगा, राइट। इसके बाद में हमारे पास इसी तरह से जो है और भी चीज़ें आती है, जैसे बिटवीन एंड, या फिर कोई भी सेंटेंस में नो, नॉट या नेवर आ जाता है तो उसी सेंटेंस में आगे जाके वापस से और आता है। नॉर या एंड जैसे वर्ड्स का लिखना पूरी तरह से गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ही नेवर visited us nor called us या called us या called up us या called us up, किसी भी लिखे आप। तो हम बोले यहाँ नॉर नहीं आ सकता, क्या आएगा? और उसका मतलब ये है बहुत सिंपल सा कि नेवर जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और नो, नॉट, नेवर ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो वापस से नॉट या फिर वापस से नॉर, इस तरह के वर्ड्स आप नहीं लिख सकते, एंड नहीं लिख सकते। आगे अगर हमें कुछ जोड़ना है तो वो और के थ्रू ही जुड़ेगा हमेशा। तो ये भी पेयर आप दिमाग में रखें। तो कुल मिला के पेयर्स आपको ये दिमाग में रखने हैं, है ना। तो इसी तरह से जो है अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बात हुई कि एज के बाद एज आएगा, सो के बाद में दैट आएगा, नो सच के बाद में जो है एज या दैट आ सकता है। तो जनरली सच के बाद में क्या आ सकता है हमारे पास? एज या दैट हमारे पास आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो इस तरह से डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे पास रादर या अदर जैसे शब्द आए हैं, है ना, तो रादर के बाद में आगे जाके वापस देन आएगा, है नो। अदर आया है तो आगे जाके हमारे पास क्या आएगा? देन आएगा। तो ये पेयर्स को आप दिमाग में रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये पेयर्स पे बेस्ड ही क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो है हार्डली या स्कैर्सली जैसे वर्ड्स आए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आगे जो है हमेशा क्या आएगा? व्हेन आएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि हार्डली हैड शी कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज इन मुंबई। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, देखिए दो चीज़ें हैं जानने वाली। हार्डली या स्कैर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, है ना। तो पहली चीज़ तो ध्यान देने वाली है कि हार्डली या स्कैर्सली आया है तो आगे जाके व्हेन उसको जोड़ेगा, THAN या THEN देन जैसे वर्ड्स नहीं जोड़ेंगे। पहली चीज़ ध्यान रखें। दूसरी, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कैर्सली जैसे वर्ड्स के साथ होती है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कैर्सली जैसे शब्दों के साथ होती है तो उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि हार्डली शी हैड, तो ये क्या माना जाएगा? गलत। हैड शी से पहले आएगा। ये एक और तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखें, हार्डली या स्कैर्सली से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये छोटे सा पॉइंट हमारे पास है। उसी तरह से ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे हार्डली, स्कैर्सली,
रेयरली, बेयरली, है ना, नीदर। अगर इस तरह के शब्द अगर किसी सेंटेंस में आए तो उस सेंटेंस में नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में सेमी नेगेटिव वर्ड्स है, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। इनके साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग उस सेंटेंस में कभी भी ना करें। तो ये हार्डली, स्कैर्सली से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना और ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेयर भी दिमाग में रखें कि हार्डली या स्कैर्सली आया है तो आगे जाके क्या आएगा, व्हेन। उसी तरह से एक और पेयर साथियों हमारे पास बनता है, नो सूनर आया है तो आगे जाके हमारे पास आएगा देन। तो यहाँ पे आप व्हेन नहीं लिख सकते या THEN देन भी नहीं लिख सकते। अगर लिखा है तो वो पूरी तरह से क्या है, गलत है। तो इस पेयर को भी आप दिमाग में रखें कि नो सूनर आया है तो आगे जाके जो है THAN देन जो है उसका प्रयोग होगा, व्हेन या THEN देन जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं और उससे हम एक और नई चीज को सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ही इज रिच बट ही इज अ माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस, यानी वो पैसे वाला है, वो धनवान है, लेकिन वो क्या है, एक कंजूस है। सो हमने बोला देखिए बट जो है वो ऑपोजिट सेंस वाले क्लॉजेस को जोड़ता ही, हमारी बात हुई है। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज अ माइजर। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज अ माइजर। तो यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस या इन तीनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है। तो ये बहुत बार जो है ये समझने वाली चीज है कि बट वाले सेंटेंसेस में बट हटा के आप येट लिख सकते हैं और स्टार्टिंग में ऑल्दो या दो, THOUGH, जिसका मतलब होता है हमारे पास यद्यपि। क्या होता है हमारे पास, यद्यपि, उसको लिखा जा सकता है। आप चाहे तो कॉमा लगाकर येट को हटा भी सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑल्दो या दो से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो याद रखें कि उस सेंटेंस में आगे जाके बट कभी नहीं लिखा जा सकता। क्या लिखा जाएगा, येट। तो ये एक और पेयर है जिसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो या दो आया है तो आगे जाके हमारे पास क्या आएगा, येट, राइट। उसी तरह से हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने बोला स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इस तरह के सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, और मैं चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी ना हो। लेकिन कहीं कहीं लेस्ट जो है, हमने बोला कि रन स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी धीरे दौड़िए, ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। तो लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। और यहां पर भी हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि लेस्ट के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में अगर आपको मोडाल पूछा है तो वुड, कुड, मे, माइट, इन सब में से एक ही आ सकता है, क्या, शुड। और दूसरी चीज उसके बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी, ऐसा ना हो कि अपने आप में नेगेटिव है तो यहां पर भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास अब पॉइंट आता है कि लेस्ट से रिलेटेड किस किस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, और ये दिमाग में रखना है कि नॉट नहीं आ सकता। ऐसा समझने से जो है आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। इससे भी बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं। तो आप फॉर्मूला दिमाग में रखिए, मीनिंग भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसका मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था हमारे पास,
चलिए इसी तरह से एक और शब्द को सीखते हैं हम, और फिर जो है एक दो चीज़ें देखेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमने बोला कि हमारे पास देखिए एक वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, लेकिन एक इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड होती है। लेकिन देखिए प्रोवाइडेड एक कंजंक्शन भी है, यानी दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ने का काम भी करता है। सो हमने बोला कि आई विल लेंड यू मनी प्रोवाइडेड यू पे मी बैक इन टाइम। या इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आई विल lend you money provided that you pay me back in time। तो यहां पर देख सकते हैं कि प्रोवाइडेड एक ऐसा वर्ड निकल के आ रहा है जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, और प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। बशर्ते यानी इस शर्त पर कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा, इस शर्त पर कि तुम मुझे वापस टाइम पे लौटाओ। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइडेड दैट भी लिखा जा सकता है, और वो भी पूरी तरह से क्या है, सही है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे दैट लगाइए चाहे नहीं लगाइए, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों ग्रामेटिकली हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखें कि एक और हमारे पास जो है फॉर्मूला भी निकल के आता है कि प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट के साथ दो अगर उपवाक्य क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, एक अगर हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस है तो प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट के बाद में आने वाला क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखें आप, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम निकलते हैं कुछ जो है हमारे पास एक क्वेश्चंस की तरफ, और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है क्वेश्चंस। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। बहुत सारी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए करती है कि उनको अच्छे हस्बैंड्स मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को आगे बढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा, दिखने में बहुत टफ सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमें समझ में आएगा कि बिकॉज का प्रयोग तो रीजन बताने के लिए किया जाता है। तो क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो इसलिए कर रही है कि उसका रीजन है कि उनको अच्छे हस्बैंड मिले, या उनका पर्पस है कि उनको अच्छे हस्बैंड मिले? तो ऑब्वियसली हमें समझ में आएगा कि अच्छे हस्बैंड्स मिले ये उनके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का पर्पस है, और पर्पस के लिए जो है ऑब्वियसली हमारे पास क्या आता है साथियों, सो दैट। उसका एक और ट्रिक मैंने आपको बताया था, देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जा रहा है हमारे पास, मे आ जा रहा है। तो पर्पस के लिए मे है और रीजन के लिए बिकॉज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सच वॉज हर प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हर, कि उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि मैं उसे समझ नहीं पाया। तो सच के बाद में एज कब आता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन है ही नहीं, और जब कंपैरिजन ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास एज नहीं आएगा, और सच के हिसाब से क्या आएगा साथियों, दैट आएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, सच के बाद एज कब आता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, और जब कंपैरिजन नहीं करते हैं तो हमेशा क्या आता है, दैट आता है। चलिए हमने बोला सोनल आस्क्ड दैट हु ही वाज। चलिए ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जल्दी से बताइए क्या करें इसका। शॉर्टकट बताया था हमने, देखिए आस्क आया है और WH वर्ड भी आया है, तो हमने बोला ये तो इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है, और इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है इसलिए कोई भी कनेक्टिव का आना, लिखा जाना गलत माना जाएगा, तो कोई भी तरह का कनेक्टिव नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। नेक्स्ट है ईच मेंबर ऑफ द कमिटी एग्री टू टेक सच एक्शन दैट इट सीम्स नेसेसरी, है ना। तो हमने बोला कि ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द कमिटी एग्री टू टेक सच एक्शन दैट इट सीम्स नेसेसरी। तो सच के बाद में ऑब्वियसली दैट आता ही है, और इसमें कोई कंपैरिजन भी नहीं है, तो सच की जगह एज लिखने की भी जरूरत नहीं है। और भी देखते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें कोई एरर भी नहीं है।
चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सारा लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे। तो हमने बोला कि सच आया है तो सच के आगे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो एज नहीं आएगा और साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसी तरह से तो देखिए आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पूरा सेंटेंस की बजाय एक छोटा सा पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखना होता है। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। तो हमने क्या बात हुई थी साथियों की, जब एक ही तरह की सेंस वाले सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं तो एंड आता है, और ऑपोजिट सेंस वालों को जोड़ते हैं तो बट या येट आता है। तो हमने बोला कि हमारे पास जो है ये फिल्म तो इंटरेस्टिंग है लेकिन पिछली वाली बोरिंग थी, तो ऑपोजिट को जोड़ने के लिए बट या येट आता है। ये तो सेम सेंस के हैं ही नहीं, ये तो ऑपोजिट सेंस के हैं। तो हमने बोला बट कब जोड़ते हैं, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो बट आएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस जाएगा तो येट आएगा। तो हमने बोला पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, पहले अभी ये इंटरेस्टिंग है, वो बोरिंग थी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो साथियों एंड नहीं आएगा, और क्या जाएगा हमारे पास, बट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फिर हम जाते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू नो इफ करण इज सेलेक्टेड और नॉट। बताइए क्या करें इसमें, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑब्वियसली हम सारे लोगों को पता है कि अगर और नॉट आ जाता है तो हम इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर ये और नॉट नहीं होता तो हम इफ का प्रयोग कर सकते थे। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में सेट रखें कि आगे जाके और नॉट लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में इफ का प्रयोग ना करें, वेदर का प्रयोग करें। चलिए, मिस्टर सारांश हैज़ हार्डली फिनिश्ड हिज मील दैट एट वंस ही रिज्यूम्ड हिज ड्यूटी। तो हमने बोला बहुत ही आसान है, क्या करें, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो पढ़ा है हमने कि हार्डली अगर आया है तो ऑब्वियसली दैट नहीं आएगा, और क्या आएगा साथियों, व्हेन। अगर यहाँ THAN लिखा हो तो भी क्या होता, गलत। THEN लिखा हो तो भी क्या होता, गलत होता। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हेन। तो आप समझ सकते हैं ना, इसलिए हमने पेयर्स में पढ़ा कि डायरेक्ट इस तरह से ही क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर इसी सेंटेंस की शुरुआत अगर हम हार्डली से करते हैं, हम लिखते हार्डली मिस्टर सारांश फिनिश्ड, तो फिर क्या ये सही होता, हमने बोला नहीं, क्योंकि हमने बोला कि हार्डली या स्कैर्सली से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। तो हेड जो है वो यहाँ नहीं लिखते, और हेड कहाँ लिखते हम, यहाँ लिखते। तो हार्डली हैड मिस्टर सारांश फिनिश्ड, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कहने वाली बात है कि चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात क्या है, सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आई डोंट नो वेदर रोहित इज इक्वली गुड एज पुनीत। बताइए क्या करेगा, बहुत ही आसान है, दिमाग लगाइए। टफ लगता है लेकिन साथियों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद एज आया है तो पॉजिटिव डिग्री से पहले भी क्या आएगा, एज ही आएगा, इक्वली नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो एज तो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा, आई डोंट नो वेदर रोहित इज एज गुड एज पुनीत। फिर हमारे पास है सोनी विल रिटर्न ऑन ईदर मंडे और ऑन ट्यूसडे। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है साथियों कि ईदर और या नीदर नॉर का जब प्रयोग होता है तो ईदर के हिसाब से और तो आया है, चलो सही है, लेकिन यहाँ और के बाद तो ऑन है और यहाँ ईदर के बाद मंडे है। ईदर से पहले ऑन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि क्या है, ईदर की पोजीशन गलत है, इसको कहाँ लिखना चाहिए हमें, इससे पहले। तो हमारे पास आ जाएगा कि सोनी विल रिटर्न ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। तो अब आप देखेंगे कि और के बाद में भी ऑन है और ईदर के बाद में भी ऑन है, यानी दोनों के बाद प्रेपोजिशन है, सेम लेवल की चीजें हैं। तो इसलिए अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया। जहाँ एरर की बात है तो जहाँ ईदर लिखा हुआ है वहाँ क्या है, एरर। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन सही नहीं है। फिर हमारे पास साथियों क्वेश्चन आता है, द मैन इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल। तो हमने बोला देखिए नॉट आ गया है तो आगे जाके नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा हमारे पास, और आ जाएगा ना, सिंपल सा है। तो हमने बोला द मैन इज नॉट ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, एंड भी नहीं आ सकता और
नॉट भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो ऑब्वियसली डबल बार तो और नहीं आएगा, सिंगल बार ही आएगा। तो हमने बोला नॉट जब आ जाता है तो आगे जोड़ने के लिए ना तो एंड आता है, ना नॉट आता है, ना और आता है, सॉरी नॉर आता है, क्या आता है हमारे पास? और। तो ये थोड़ी टाइम पहले ही हमारी बात हुई थी कि नो नॉट नेवर आया है, तो आगे जाके क्या आएगा? और आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एज सुन एज ही गॉट द लेटर एट वंस ही स्टार्टेड, कि जैसे ही उसको लेटर मिला वो रवाना हो गया। तो यहाँ एक देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट है कि कोई भी सेंटेंस में एज लॉन्ग एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, ये कुछ एक्सप्रेशंस हमने टेंस में भी पढ़े थे, राइट? या फिर इफ, इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ अगर एक क्लॉज शुरू होता है तो दूसरा वाला जो क्लॉज है वो सीधा सब्जेक्ट के साथ ही शुरू होगा। उस सब्जेक्ट से पहले एट वंस या फिर सो या एज या इस तरह के वर्ड्स लिखना पूरी तरह से क्या माना जाएगा साथियों? गलत माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर एट वंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हुए देख रहे हैं। दिमाग में रखिए एज लॉन्ग एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, इफ, इस तरह के वर्ड्स के साथ शुरुआत होती है तो जो दूसरा क्लॉज है, दूसरा जो उपवाक्य है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। उससे पहले इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर किया गया है तो वो क्या है साथियों? गलत है। फिर आगे पढ़ते हैं। एज सुन एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल देन ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल। नहीं, जैसे ही वॉचमैन जो है वो बेल बजाता है, सारे काम करने वाले लोग जो है हॉल में असेंबल हो जाते हैं। तो अभी जो हमारी बात हुई थी कि एज सुन एज से शुरू हुआ है तो अगला वाला क्लॉज सब्जेक्ट के साथ ही शुरू होगा। इसके साथ में इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग पूरी तरह से क्या है साथियों? गलत है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखें। फिर हमारे पास है नो सूनर डिड द मंकी सी द टाइगर व्हेन इट जंप्ड, कि जैसे ही मंकी ने टाइगर देखा ही था कि एकदम से उसने जंप किया। किसने? मंकी ने। तो हमने बोला बहुत ही आसान है। नो सूनर जब आ जाता है हमारे पास तो नेक्स्ट क्लॉज में जो है आप व्हेन नहीं लिखते हैं, ना ही THEN लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप? THAN, देन। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ कि एक सेंटेंस है हमारे पास कि नो द मंकी नो सूनर सॉ द टाइगर। आगे जो भी सेंटेंस है हमारे पास, तो ये एक सेंटेंस है हमारे पास कि द मंकी नो सूनर सॉ द टाइगर, सिंपल पास्ट टेंस है। अगर आप चाहें तो इसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर के साथ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। अब लिखा हुआ सेंटेंस साथियों कौन से टेंस का है? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में इस तरह के वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? डिड। तो डिड को हमने पहले लिखा द मंकी, और जब सेंटेंस में डिड आ जाता है साथियों तो उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है द टाइगर। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसा हमने बात की थी कि हार्डली या स्कैर्सली के साथ सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो उसमें जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। सेम का सेम साथियों नो सूनर के साथ में भी है कि अगर आप नो सूनर के साथ सेंटेंस की शुरुआत करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो पूरी तरह से सही है। लेकिन जब नो सूनर के साथ आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा साथियों? सब्जेक्ट आएगा। और कंजंक्शन के हिसाब से हमारे जानने की जरूरत क्या है कि जब नो सूनर आएगा तो आगे वाला उपवाक्य कौन जोड़ेगा? THAN देन जोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस देन, तो हमने बोला इट स्टार्टेड रेनिंग। तो हमने बोला देखिए ये गलत है, THEN नहीं आता और क्या आता है? THAN। यहाँ पे भी आप देखिए नो सूनर के साथ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। अगर आप चाहे तो इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई नो सूनर रीच्ड द ऑफिस then it started raining। तो हमने बोला कि देखिए ये इस तरह से जो है हमारे पास सेंटेंस है। अगर आप चाहें तो इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने नो सूनर को स्टार्टिंग में लिखा और जब स्टार्टिंग में लिखा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले हो गया ना। तो
ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म, है ना। तो ये मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट जो है कहीं कहीं बता रहा हूँ साथियों, ध्यान रखें कि इन्वर्जन फॉर्म क्या होती है कि जब सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कैर्सली या नो सूनर के साथ होती है तो आप झटाक से जल्दी से देखिए कि उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गलत है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डली हैड शी। तो देख सकते हैं ना आप, हार्डली के साथ सेंटेंस की शुरुआत की तो पहले हमने क्या लिखा, हैड, फिर क्या लिखा, शी, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट। हार्डली हैड शी सीन हर आंट देन शी स्टॉप्ड फाइटिंग। तो जैसे ही उसने मुश्किल से उसकी आंट को देखा ही होगा कि उसने फाइटिंग करना बंद कर दिया था। हमने बोला हार्डली या स्कैर्सली आता है तो THAN नहीं आता है, क्या आता है, WHEN, व्हेन। THEN भी नहीं लिख सकते आप, ठीक है, दिमाग में रखें इस चीज को। नेक्स्ट है हार्डली वी हैड रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो हमने बोला हार्डली आया है और आगे जाके क्या है, व्हेन भी आया है। तो आप लोग ही बताइए कहाँ है गलती, जल्दी से बताइए। ऑब्वियसली कहाँ रहे कि हमने वो हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ या नो सूनर के साथ सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हार्डली हैड वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। अब ये सेंटेंस साथियों पूरी तरह से क्या हो गया है, सही। तो एरर कहाँ है, यहाँ क्या है, हैड वी से पहले आना चाहिए था, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैर्सली हैड द नर्स लेफ्ट आफ्टर एग्जामिनिंग हिम देन द पेशेंट डाइड। यानी मुश्किल से वो नर्स जो है उस पेशेंट को चेक करने के बाद निकली थी कि पेशेंट की मौत हो गई। तो हमने बोला स्कैर्सली आया है तो नेक्स्ट जोड़ने के लिए WHEN आएगा, THAN या THEN जैसे वर्ड्स की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास है शी हैड स्कैर्सली फिनिश्ड राइटिंग व्हाइल शी फेल स्लीप। यानी वो उसने राइटिंग जो भी वो लिख रही थी वो फिनिश किया ही था मुश्किल से और उसको नींद आ गई। तो हमने बोला स्कैर्सली हार्डली आता है तो व्हाइल नहीं आएगा और क्या आएगा साथियों, व्हेन आ जाएगा, है ना। तो ये छोटे से पॉइंट्स है हमारे पास। द स्टोर्ड हैडंट हार्डली नीड ऑफ एनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। यानी मुश्किल से स्टोर को जो है नए प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो हमने बोला कि क्या करें इसमें, बताइए जल्दी से बताइए प्लीज। बहुत ही आसान है, यहाँ क्या लिखा हुआ हैडंट। तो हमने बोला हैडंट का मतलब क्या होता है, हैड नॉट, हार्डली। हमने बोला हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नीदर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उसमें आप नॉट नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है एनी इज ईदर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। तो हमने बोला बहुत ही सिंपल है, ईदर आया है तो आगे ना तो एंड आएगा ना बट आएगा, क्या आएगा हमारे पास, और आएगा। अगर यहाँ नीदर होता तो हम क्या लिखते साथियों, नॉर लिखते हैं। फिर हमारे पास है कि ईदर यू एंड ही विल हैव टू पे। आप ही बताइए क्या करें, बहुत ही आसान है कि नहीं। ईदर आया है तो आगे जाके और आएगा, अगर नीदर होता तो नॉर होता, नॉट ओनली होता तो क्या लिखते साथियों आप, बट ऑल्सो लिखते। तो यहाँ पे ईदर के हिसाब से एंड नहीं आएगा और क्या आएगा साथियों, और आ जाएगा। फिर है आई ईदर गो फॉर ए वॉक एल्स प्ले फुटबॉल। तो हमने बोला बहुत ही आसान, सिंपल सा, ईदर आया है तो आगे जाके हम एल्स नहीं लिख सकते, क्या होगा, और। तो देखिए इस तरह की प्रैक्टिस अगर आपके पास है तब तो एग्जाम में बहुत ही आसान हो जाता है ढूंढना। प्रैक्टिस नहीं है तो समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस पे बिल्कुल और बिल्कुल खतरनाक वाला जोर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है कि समय इज नीदर राइट नॉट रॉन्ग। तो हमने बोला देखिए नीदर आ गया है तो आगे नॉट तो लिख ही नहीं सकते, क्या लिखेंगे आप, नॉर लिखेंगे। सिंपल सा पेयर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है नीदर मोहित एंड रोहित हैज ब्रोकन द वॉल पीस। वॉल पीस क्या होता है, जो वॉल पे, दीवार पे लगा हुआ कोई पेंटिंग हो सकती है या फिर कोई ऐसा चीज हो सकती है सजाने वाली, सजावट वाली। तो हमने बोला नीदर आया है साथियों, तो नीदर आया है तो ऑब्वियसली एंड नहीं आएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर आ जाएगा। फिर हमारे पास है आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस फ्रॉम योर ऑर्चर्ड नेवर डिड माई ब्रदर। तो हमने बोला देखिए नॉट आ गया है तो नॉट आ गया है तो आगे जाके जो है नेवर नहीं आ सकता, क्या लिखना पड़ेगा हमें, और लिखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास है। और
आप चाहें तो नेवर की जगह एवर भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है कि नो, नॉट जैसे वर्ड्स के बाद अगर कभी भी आपको नेवर लिखा हुआ मिलता है तो आप उसकी जगह एवर लिखें, क्योंकि नेवर अपने आप में ही क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो डबल नेगेटिव हो जाएगा और डबल नेगेटिव हम लिख नहीं सकते। नेक्स्ट है स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। तो हमने बोला देखिए लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि, लेकिन अपने आप में ये नेगेटिव वर्ड है तो आगे जाके नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा ना, वो लिखना पूरी तरह से गलत हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है संजय इज नॉट ओनली स्मार्ट दो हार्ड वर्किंग। तो हमने बोला नॉट ओनली आ गया है तो सिंपल सा है, दो नहीं आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताइए, बट ऑल्सो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। नेक्स्ट उसी तरह से हमारे पास है कि मिस्टर तोमर नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू द एक्सीडेंट। यानी मिस्टर तोमर ने सिर्फ यहाँ आना ही बंद नहीं कर दिया, बल्कि ऐसी सारी जगहों पे जाना बंद कर लिया, या कोई भी जगह जो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो वहाँ जाना ही बंद कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है कि नॉट ओनली तो आया है, आगे जाके हमने देखा बट ऑल्सो भी आया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बट ऑल्सो के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नॉट ओनली के बाद में साथियों क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ रहेगी। तो हमने बोला नॉट ओनली जो बट ऑल्सो के बाद में आया है वो को वो नॉट ओनली के बाद में भी आना चाहिए। हमने बोला नॉट ओनली की पोजीशन क्या हो गई, गलत, कहाँ आएगी, यहाँ। तो आप बोलेंगे फिर एरर ए में है या इसमें है, तो हमने बोला देखिए नॉट ओनली की पोजीशन गलत है, इस पूरे सेंटेंस में भले नॉट ओनली कहीं पे भी आए लेकिन इस जगह तो आ ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। तो अब हमने बोला ठीक कैसे होगा, तो हमने बोला ठीक है मिस्टर तोमर स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर but also going to any place which is related to the accident। तो हमने बोला देखिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान है, नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट देखा था वो यहाँ इस तरह से पूरा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बी काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स एंड ऑल्सो इन एक्शंस। यानी दयालु सिर्फ शब्दों में ही नहीं हुई है, अपने एक्शंस में भी हुई है। तो हमने बोला कि देखिए यहाँ पे एंड ऑल्सो नहीं आएगा, क्या आएगा हमारे पास, बट ऑल्सो आएगा, क्योंकि नॉट ओनली आया है तो आगे जाके बट ऑल्सो आना चाहिए। चलिए आगे जाते हैं। योर सक्सेस इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पोर्ट यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू परफॉर्म इन देम। यानी कहीं कि आपकी स्पोर्ट्स के अंदर जो सक्सेस है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि कौन सा स्पोर्ट आपने सेलेक्ट किया है, वो इस पे भी डिपेंड करती है कि आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसे सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर लिया, आप सोचो इसमें सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, आप उसमें परफॉर्म कैसा करते हैं वो मैटर करता है। तो अब बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर जो है कि नॉट ओनली आया है नो, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, बट ऑल्सो। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या जाएगा, बट ऑल्सो। तो बट नहीं आ सकता, हमें क्या लिखना पड़ेगा, बट ऑल्सो लिखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ तो वर्ब आ रही है, तो हमने बोला ये सेम की सेम वर्ब भी यहाँ लिख सकते हैं कि डिपेंड्स, तो भी सेंटेंस क्या सही है, लेकिन सिर्फ बट नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा साथियों, बट ऑल्सो। नेक्स्ट है बोथ समीर एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। समीर और उसकी वाइफ दोनों जो है वो बहुत ही डिटरमाइंड है, कहीं ना कहीं उनकी विल पावर बहुत ही शानदार है कि वो जो है चेंजेस लाना चाहते हैं। तो हमने बोला क्या करें, बताइए जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान है। हमने बोला बोथ का प्रयोग हुआ है तो आगे दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए एज वेल एज नहीं आ सकता, क्या आएगा साथियों, एंड आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। यद्यपि मैंने ट्राई तो बहुत शानदार किया था लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। तो हमने बोला ऑल्दो या दो आता है तो बट नहीं आता और साथियों क्या आ जाता है हमारे पास, येट आ जाता है। फिर हमारे पास है दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू द क्लब। यद्यपि वो बीमार थी लेकिन फिर भी वो क्लब में गई। तो हमने बोला ऑल्दो या दो आता है तो बट नहीं आता और साथियों क्या आ जाता है हमारे पास, येट आ जाता है।
द वर्कर्स टेक अ ब्रेक बिटवीन 4 PM to 6 PM एवरी डे। वर्कर जो है 4 से 6 तक का जो है एक ब्रेक लेते हैं। तो अब क्या करें साथियों बताइए, बहुत ही आसान है। क्या है, बिटवीन जब आ जाता है तो आप टू से नहीं जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, एंड से। हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर फ्रॉम आ जाता है तो कौन जोड़ेगा, टू जोड़ देगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रॉम 4 PM to 6 PM, तो अब ये क्या है हमारे पास, सही है। लेकिन यहां पर जो है आप ध्यान रखें कि फ्रॉम में टू आ सकता है, लेकिन बिटवीन आया है तो क्या आएगा साथियों, एंड आएगा। फिर है फ्रॉम जून 1995 एंड जून 2005 द सिटीज पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई 20,000 पीपल। जल्दी से बताइए, अभी तो पढ़ा है हमने कि साथियों फ्रॉम आ गया तो फिर एंड नहीं आ सकता, क्या आएगा, टू। तो यहाँ पे देखिए दो पेयर्स है हमारे पास, दो पेयर है, बिटवीन आया है तो एंड आएगा और फ्रॉम आया है तो टू आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट है द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड दो इट वॉज हिज नेग्लिजेंस दैट लेड टू डिसअपॉइंटमेंट। तो हमने बोला कि द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड दो इट वॉज हिज नेग्लिजेंस दैट लेड टू डिसअपॉइंटमेंट। अब हमने जो ऑल दो या दो वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, तो हमने एक सेंटेंस को चेंज किया था, राइट। तो हमने बात की थी कि बीच में दो या ऑल दो नहीं आएगा, वो स्टार्टिंग में आएगा। बीच में तो क्या आएगा, बट आएगा। तो इसका मतलब कि यहां पर इस तरह से होगा। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं हम कि दो द प्रोग्राम was almost fixed yet it was his negligence that led to disappointment। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन दो या ऑल दो स्टार्टिंग में आएंगे और बीच में येट आएगा। और अगर वो स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में नहीं लिख सकते, आपको बीच में क्या लिखना पड़ेगा साथियों, बट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमारे पास, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि ही स्टडीड, देखिए वही बेसिक सा एग्जाम्पल, हार्ड बट ही फेल्ड। अब इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि ऑल दो या दो ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड। तो कहने का मतलब है यहां आप बट नहीं लगा सकते और यहां पे आप जो है दो या ऑल दो जैसे शब्द नहीं लिख सकते। तो दोनों का मीनिंग हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अलग है। इसलिए बीच में दो नहीं आ सकता, हमें क्रॉस करके हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कि ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ कंपनी। उसके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन वो हिम्मत ही नहीं करता नई कंपनी शुरू करने की। तो होने वाला ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव सेंस की तरफ जा रहा है और उसके लिए तो एंड नहीं आ सकता साथियों, क्या आएगा हमारे पास, बट आएगा। एक और चीज मैं आपको जानने वाली बताता हूँ कि या तो अ लॉट ऑफ लिखें या लॉट्स ऑफ लिखें, लेकिन कहीं पे भी आपको अ लॉट्स ऑफ लिखा हुआ मिले तो आप उसको क्या करें, गलत। तो यहाँ तो लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है, क्या है, सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अ लॉट्स ऑफ नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आवर डेस्टिनेशन वॉज अबाउट 50 and 60 किलोमीटर्स टू द वेस्ट। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो था 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, या फिर पश्चिम की तरफ 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। ऑब्वियसली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो 50 किलोमीटर भी है और 60 किलोमीटर भी है, नहीं, या तो 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर है। तो उसके लिए एंड नहीं आएगा और साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास, और आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पूरी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। इस तरह के सवालों के लिए भी रेडी रहे आप। आई कैनॉट से इफ ही हैज पास द एग्जाम्स
एग्जाम और नॉट, तो बहुत ही आसान है, और नॉट आ गया, और नॉट आ गया मतलब कि इफ नहीं आएगा और साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास, वेदर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसी तरह शी वुड नॉट हैव सफर्ड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हर इन टाइम, कि भाई वो सफर नहीं करती, परेशान नहीं होती, पीड़ित नहीं होती अगर तुमने उसकी हेल्प कर ली होती समय पे। तो अगर तुमने उसकी हेल्प कर ली होती तो उसके लिए तो व्हेन नहीं आता और साथियों क्या आता है, इफ आता है। तो ये एक मीनिंग वाइज भी इस तरह के कहीं कहीं क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं जिसमें मीनिंग आपको क्लियर रहनी चाहिए। जैसे आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस दे प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शंस, यानी तुम्हें मैं क्लास से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक कि मुझे फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते। तो इसका मतलब कि जिस समय फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस समय मैं तुम्हें क्लास से बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। इसका जिस समय मिलेंगे, इसका समय की बात चल रही है तो समय के लिए तो अनलेस नहीं आएगा और साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास, अनटिल आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बहुत ही आराम से। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द लॉकर यू विल बी किल्ड, तो बहुत ही आसान है, हमने पढ़ा है कि अनलेस या अनटिल के बाद आने वाले के अंदर नो नॉट का प्रयोग नहीं होता है, यू नो। नेक्स्ट हमारे पास ही हैज बीन स्टडिंग विथ मी एज ही केम हियर। जल्दी से बताइए, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने आपको स्पेशली बताया था। ही हैज बीन स्टडिंग विथ मी कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही केम हियर कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट को कौन जोड़ता है, सिंस। यही तो हमारी बात हुई थी, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास बनता है। नेक्स्ट है सो लॉन्ग यू वर्क ऑनेस्टली नो वन कैन फायर यू। तो हमने बोला सो लॉन्ग नहीं होता, या तो सो लॉन्ग एज होता है, सिंपल सा है। एज लॉन्ग भी नहीं होता, क्या होता है, एज लॉन्ग एज हो सकता है। तो वही है कि सो लॉन्ग नहीं होगा और क्या होगा, सो लॉन्ग एज हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन जो पूरे आने चाहिए उनको अगर इस तरह से आधा भी लिख लिया जाता है तो भी आप जरूर उसको गलत करें। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जो रिलेटेड थे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टिव, जिस हिसाब से हमने इसको क्लासरूम में पढ़ा है उसी हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चंस उन पे बनते हैं। जितने भी पेयर्स हमने पढ़े हैं उनको बिल्कुल ना भूलें, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।